हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कंपनी जो इस्टेब्लिश होता है उसकी अकाउंट लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को कंपनी अकाउंट जानने से पहले हमको कंपनी के बारे में जानना होगा। ठीक है, कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी होता क्या है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद जब हम लोग अकाउंटिंग इसकी कैसे करते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो कंपनी होता क्या है? एक्चुअली कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का संगठन है। ठीक है, एक पर्सन्स का संगठन है जिसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी सिर्फ उस बेसिस किसी भी एसोसिएशन को हम कंपनी नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ लॉ बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये लॉ के साथ ईयर अटैच रहता है। ये ईयर क्या इंडिकेट करता है? ईयर इंडिकेट करता है कि जो ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है वो 2013 में, जिस एक्ट के साथ ईयर लगा होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि वो एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ है वो उस ईयर में इन्फोर्स हुआ है। तो हम लोग कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि कंपनी की रिकॉर्डिंग, कंपनी के अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट, तो हम लोगों ने क्या बोला कि कंपनी की अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी का डेफिनेशंस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का डेफिनेशंस आपका ये है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो सबसे पहले इसके हम बारीकी को समझते हैं कि इस कहता क्या है हमसे। तो ये कह रहा है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी का डेफिनेशन बता दिया क्या है कंपनी। अगर जनरल मीनिंग में समझे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, लोगों का संगठन है। तो कंपनी हम उस संगठन को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होता है अंडर दिस एक्ट का मीनिंग है 2013, या फिर उससे पहले अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया होगा तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ। ठीक है, तो उस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एसोसिएशन को कंपनी होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी एसोसिएशन को हम लोग कंपनी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से सिर्फ ये समझ में आया कि कंपनी होने के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है बस। लेकिन इसके अलावे जो अगर हमको कुछ समझना होगा कंपनी के बारे में तो हम लोग कुछ स्कॉलर्स के डेफिनेशंस को देखते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे चीफ जस्टिस मार्शल, ये यूएसए के हैं। इन्होंने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कंपनी का डेफिनेशन दिया। कंपनी उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, उनके अनुसार क्या है कंपनी इज ए पर्सन। ठीक है, कंपनी इज ए पर्सन हम लोग समझते हैं किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा पर्सन है ये? आर्टिफिशियल का मीनिंग ये समझ लो कि आर्टिफिशियल उस चीज़ को कहते हैं जिसको इंसान ने बनाया है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल है, ये इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको देख नहीं सकते हैं। और अगला पॉइंट है इनटैंजिबल का मीनिंग होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ लॉ के नज़र में। ठीक है, चूंकि ये इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सिर्फ लॉ के नज़र में एक पर्सन दिखता है। राइट, अब अगला जो डेफिनेशन हम लोग समझेंगे प्रोफेसर हैनी के हिसाब से। तो प्रोफेसर हैनी ने क्या कहा कंपनी के बारे में, डेफिनेशन क्या बताया? तो एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, चीफ जस्टिस मार्शल ने भी ये वही बात कही, आर्टिफिशियल पर्सन। इन्होंने भी वही कहा, क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसके बाद जो है हैविंग ए सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि इसका एक अपना अस्तित्व होता है, अपना एग्जिस्टेंस होता है।
ठीक है। उसके बाद विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये हो गया कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं, राइट, वो मेंबर जो है कंपनी अलग होता है और मेंबर उसके अलग होते हैं। मेंबर आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी क्या है, अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये क्या इससे पॉइंट से क्या समझ में आया, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। देखो कॉमन सील का मतलब ये है कि कंपनी को क्या बोला गया है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आरटीए लॉ के नज़र में क्या है, एक पर्सन है। अब लॉ के नज़र में पर्सन है तो क्या करता है कंपनी, अपने नाम से बिजनेस करता है। अपने नाम से बिजनेस करेगा तो ट्रांजैक्शंस करेगा, एग्रीमेंट करेगा, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से ओन करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अब कंपनी तो कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग्स तो है नहीं कि वो सिग्नेचर करेगा, तो उसके जो सिग्नेचर्स होते हैं वो कॉमन सील्स के फॉर्म में होता है। एक मोहर होता है, हर कंपनी का अपना एक सील होता है, एक मोहर होता है। तो अगर वो किसी भी ट्रांजैक्शंस का एग्रीमेंट करता है तो क्या होता है, वो अपना कॉमन सील लगाता है। हाँ, ये चूंकि कॉमन सील ही सिर्फ एनफ नहीं है, उसके लिए क्या होता है कि डायरेक्टर का, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसका सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी है। खैर इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अब देखो, कंपनी होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कहाँ होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा है, सपोज कर लो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है पटना में, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे जा करके एप्लीकेशन देना पड़ता है। एप्लीकेशन के साथ साथ हमको वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अगर पब्लिक कंपनी है तो, अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये रिक्वायर होता है वहां पे सबमिट करना। ठीक है, और जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो फीस के साथ ये डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या, एक्चुअली में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही ज़रूरी बुनियादी जो है एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के पावर डिफाइंड होता है कि कंपनी का पावर क्या होगा। तीसरा, इसमें फ्रेमवर्क, कंपनी का फ्रेमवर्क डिफाइन होता है कि कंपनी का जो स्कोप है, जो फ्रेमवर्क है काम करने का, वो कहां तक है, क्या काम करेगी कंपनी, राइट। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक्चुअली में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी चलेगा कैसे, ठीक है, उसमें क्या किस किस पोजीशन पे कंपनी के कौन कौन से पोजीशंस होंगे वो सारा डिफाइंड रहता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक्चुअली में ये क्या है, ये बाई लॉज ऑफ द कंपनी। बाई लॉज उसको बोलते हैं जिसको अपने लिए अपने द्वारा बनाया जाता है, उस कानून को हम लोग बाई लॉज बोलते हैं। ऐसे समझो कि हम लोग किसी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं घर में, ठीक है, तो उनका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है जो घर में अप्लाई होता है। तो वो जो रूल्स और रेगुलेशन अगर हम लोग चाहेंगे कि किसी दूसरे फैमिली में अप्लाई कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो पॉसिबल कहाँ पे है, हमारे घर में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाई लॉज ऑफ द कंपनी। तो बाई लॉज ऑफ कंपनी कहाँ मेंशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और नंबर 3 है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो होता है ये एक्चुअली में कंपनी का गेटवे है टू नो अबाउट द कंपनी, ठीक है, गेटवे टू नो अबाउट द कंपनी। कंपनी को जानने का पूरा डिटेल्स में अगर हम जानना चाहते हैं कंपनी का, तो उसके प्रोस्पेक्टस से हमको पता चल जाएगा। देखो, अगर हम लोग किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्म परचेज करना पड़ता है। तो फॉर्म के साथ साथ हमें एक छोटा सा बुकलेट मिलता है जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस में उस इंस्टीट्यूशंस का जहाँ पे हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की सारी जानकारी होती है। इन द सेम वे प्रोस्पेक्टस ऑल्सो हैविंग द ऑल डेफिनेशंस अबाउट द कंपनी। यहाँ से हम लोग कंपनी के सारे जो है इंफॉर्मेशंस, ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ से प्रोस्पेक्टस से हम लोग हासिल कर सकते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग जानेंगे कि कंपनी होता कितने तरह का है, ठीक है। तो कंपनी जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, उसके मेंबर्स के संख्या के आधार पे कंपनी 3 तरह की होती है। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी और नंबर 3
वन पर्सन कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो उस कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो है वर्ड अटैच होगा। पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी है तो उसके कंपनी के नाम के बाद सिर्फ लिमिटेड वर्ड अटैच होगा, और ये वन पर्सन कंपनी है। वन पर्सन कंपनी एक्चुअली में ये जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी एक्ट में वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वो है जिसमें कंपनी के जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ वन होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी जो है उसके कोई भी किसी भी कंपनी को जानने के लिए कि वो प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, तो हम लोग सबसे पहले उस कंपनी के इस कैरेक्टर प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टर को देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के चार कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इसके पेड अप कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीस होना चाहिए। ठीक है, नंबर दो ये है कि ये नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं इनके साथ लिमिट कर दिया गया है। लिमिट ये किया गया है कि मिनिमम मेंबर कितने होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे 200। ठीक है, 200 से एक्सीड नहीं कर सकता है। और नंबर 3 क्या है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास शेयर होता है, वो शेयर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है दूसरे को, ये रेस्ट्रिक्शंस होता है। और नंबर 4 जो है वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है एक्चुअली में कि कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है कि आप कंपनी के कैपिटल में पैसा लगाइए। ठीक है, कंपनी के कैपिटल में या कंपनी का डिवेंचर जो है उसमें आप पैसा लगाइए, वो पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो प्राइवेटली जो है बेचेगा अपना, लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकता है। तो ये 4 कैरेक्टर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। पब्लिक कंपनी ये सिर्फ ये है, पब्लिक कंपनी के बारे में ये बताया गया है कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी समझने के लिए हमको देखना होगा कि क्या वो 4 कैरेक्टर उसके साथ अटैच है। अगर 4 में से एक भी कैरेक्टर, एक भी फीचर उसके साथ है तो वो क्या है, फिर पब्लिक कंपनी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग जाने कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 होंगे पब्लिक कंपनी में, 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं। और इसके जो है शेयर ट्रांसफ़र पे कोई लिमिटेशंस नहीं होता, कोई प्रोहिबिशंस नहीं होता है। ये एक कंपनी अगर एक शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचना चाहे तो फ्रीली वो बेच सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक पॉइंट्स ये है पब्लिक कंपनी की, वहाँ पे क्या था, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में के साथ मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। तो ये हम लोग समझ गए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होता है। वन पर्सन कंपनी के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी का मीनिंग समझ लो। लाइबिलिटी उसको कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, ठीक है, पे बैक करने का, उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि कंपनी को कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के आधार पे कंपनी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स किसको बोलते हैं, देखो कंपनी जो है, कंपनी के कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का होता है। तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, हम लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स होता क्या है, हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल में जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में जानेंगे कि शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, वो सब कुछ वहाँ पे जानेंगे। बस इतना समझ लो कि कंपनी के कैपिटल में जो हम पैसा लगाते हैं वो थ्रू द शेयर्स, है ना, शेयर को बाई करके हम लोग ये करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें देखो कि सपोज करो कि मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा है, उस शेयर की वैल्यू कितनी है, उस शेयर की वैल्यू मान लो 100 रुपीज़ है। कंपनी को तो मतलब एक शेयर खरीदा है तो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है पे करने की, कंपनी को 100 रुपीज़। तो ये अगर सपोज करो कि कंपनी को मैंने अभी तक 80 रुपीज़ पे किया है तो मेरे ऊपर मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है बचा, अब 20 रुपीज़ पे करने का। तो यही जो है कंपनी उस तरह
जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटीज लिमिट होती है, उससे कंपनी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में क्या होता है? गारंटी में ये होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं। गारंटी किस चीज़ के लिए देते हैं? कंपनी का जो एसेट्स है, ठीक है, अगर कंपनी वुंड अप करती है, ठीक है, कंपनी वुंड अप करती है, वुंड अप करने का मतलब कंपनी जब एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो रहा है तो उस वक्त जो बाहर वालों को जो लोन देने वाले को क्या होगा? हमको पैसे वापस करना पड़ेगा। तो लोन जो दिया जाता है, अगर कोई भी आदमी जब लोन देता है तो एवज में क्या लेता है? वो सिक्योरिटी लेता है। तो सिक्योरिटी सपोज कर लो कि किसी एसेट्स की सिक्योरिटी हमने उस लोन प्रोवाइडर को दिया है। सपोज करो कि 50 लाख रुपीस हमने लोन लिया और एक एसेट्स उसको एज ए मॉर्गेज उसका पेपर उसको मैंने दे दिया, ठीक है। अब जब कंपनी वाइंड अप कर रही है तो वो तो 50 लाख रुपीस खोजेगा। अब सपोज करो कि तो खोजेगा तो हम कहाँ से पैसा देंगे? वो पर्टिकुलर एसेट जिसका मॉर्गेज हमने रखा है उस पर्टिकुलर एसेट्स को बेच कर देंगे। अब वो बेच कर देंगे तो उस वक्त जब हम बेच रहे हैं तो उस वक्त उसकी कीमत कितनी वसूली जा रही है? 40 लाख रुपीज़। तो अब कितने रुपए का डिफिशियंसी हो गया? 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ कौन प्रोवाइड करेगा? वो मेंबर जिन्होंने गारंटी दिया था कि अगर कंपनी के एसेट्स में कोई कमी होती है तो उसको मैं पूरा करूंगा, उसके डिफिशियंसी को मैं पूरा करूंगा। तो वैसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहां पे जो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटीज होती है उसको कंपनी किसी वक्त भी इन्फोर्स कर सकती है कि अपने लायबिलिटीज को तुम पूरा करो, ठीक है, उसको चुकाओ। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है कि ये कब इन्फोर्स करेगी कंपनी मेंबर्स को? जब कंपनी वुंड अप करेगा तब, एट द एंड ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये एट द लाइफ ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम शेयर होल्डर के लायबिलिटी को इन्फोर्स कर सकती है कंपनी, और ये एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अब नंबर 3rd कैटेगरी है मेरा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का क्या मीनिंग है? अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी कहते हैं जिसमें कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये जनरली जो है कॉमन नहीं है। ये पहला वाला जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये ज़्यादा प्रचलित है मार्केट में, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए कंपनी के काइंड्स ऑफ कंपनी। अच्छा, एक चीज और है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर, ठीक है, साइज के आधार पर कंपनी 2 तरह की होती है, एक स्मॉल कंपनी और दूसरा लार्ज कंपनी। बस इतना समझ लो कि 2 तरह की कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। अब चलें, अब इस डेफिनेशंस को जब हम लोग देखेंगे तो उसके कंपनी के फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कंपनी के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके कंपनी के। तो कंपनी के सबसे पहला फीचर जो है वो ये है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। नंबर 2, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन्स है, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं होता है। नंबर 3 क्या है? सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी का मीनिंग है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं और कंपनी जो है खुद एक अलग पर्सन्स होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कंपनी कंटिन्यू चलता रहता है, उसके मेंबर्स अगर मर भी जाते हैं, आते जाते रहते हैं या मर जाते हैं तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 3, हर कंपनी के पास एक अपना हर कंपनी के पास अपना कॉमन सील होता है। ये बता चुके हैं कि कॉमन सील क्यों होते हैं। कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो अगर कोई वो एग्रीमेंट करता है तो एग्रीमेंट में क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। तो कॉमन सील से क्या होता है? कंपनी के सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है। नंबर 6, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बता चुके हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी के जो मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड कहाँ पे होगी? ये 2 तरह के कंपनी में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, इस 2 तरह के कंपनी में। और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या है कि अगर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में तो शेयर को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर अगर
शेयर होल्डर अपने शेयर्स को फ्रीली जो है वो बेच सकता है, परचेज कर सकता है। इस तरीके से शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर हो, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ओनरशिप, कंपनी ओनर किसको बोलते हैं? किसी भी बिजनेस में जो पैसा लगाने वाले को हम ओनर बोलते हैं। तो ओनर और जो बिजनेस को कैरी ऑन करता है, जो चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग सेपरेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कंपनी होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो से अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपनी प्रॉपर जो कंपनी अकाउंट होता है उस कंपनी अकाउंट को जानेंगे, राइट। अब इसके बाद अगर आपको वीडियो में कुछ भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।